वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लेजिस्लेचर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जो हमारा यूनिट स्टार्ट किया है ये उसमें फर्स्ट में हमने जो देखा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की और उसके गवर्नमेंट्स के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने कार्यपालिका के बारे में बात की। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, उसमें प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। हमने उन सभी के कंपोजिशन और पावर्स फंक्शंस के बारे में बातें की। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है व्यवस्थापिका या जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। व्यवस्थापिका भारत की संसद को कहा जाता है। आज हम बात करेंगे संसद के कंपोजिशन और उसके पावर्स और फंक्शंस के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संसद की, यानी पार्लियामेंट की। कंपोजिशन मतलब संसद का गठन कैसे होता है, किस किस से मिलके संसद बनती है, हम संसद में कौन कौन शामिल है, संसद किसको कहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस लाइन पे ध्यान रखना, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा। ये दो सदन क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संसद जो है उसके कंपोजिशन में राष्ट्रपति अवश्य रूप से शामिल होता है। क्यों? चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है, लेकिन वह संसद में भी इंक्लूड होता है। संसद के निर्माण में राष्ट्रपति भी इंक्लूड है। तो आप ध्यान रखिए कि संसद का जब भी कंपोजिशन हो तो उसमें केवल दो सदन ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो ठीक है, कंपोजिशन बहुत सिंपल सा है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। हमारे यहाँ पर चूंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था को कैरी करता है, फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट का एक आवश्यक एलिमेंट होता है, तत्व होता है कि वहाँ पर जो संसद के जो सदन होते हैं, हाउस होते हैं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दो होते हैं। भारत में भी उसी व्यवस्था को अपनाते हुए दो सदनों को अपनाया गया है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा में हमारे जितने भी राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और लोकसभा में जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों को हम बाद में डिटेल में, इसके जस्ट बाद में समझेंगे। वर्तमान में हम केवल संसद की बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन संसद का इस तरह से होता है। फिर संसद क्या कार्य करती है, संसद के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो पावर है वो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन यानी जिसको हम लेजिस्लेचर या व्यवस्थापन या जिसको विधायी शक्तियाँ बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारे देश का शासन संबंधित समस्त कार्य जो है, जिसको हम सरकारी कार्य कहते हैं, समस्त तरह की नीति निर्माण से लेके लागू करने तक का कार्य संसद में होता है। सारे निर्णय संसद में ही होते हैं, और संसद में लिए गए निर्णयों के आधार पर ही देश आगे बढ़ता है, दिशा निर्देशित होता है। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ संसद के पास है। व्यवस्थापन में क्या है, आप देखिए कि आप अगर आपका आपने पिछला अगर बैकग्राउंड थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल साइंस का रहा है तो आपको पता होगा हमारे यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट्स में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तीन लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के अलावा संघ और राज्य सूची जो होती है उसमें संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून बना, उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है सेंट्रल का, यूनियन का। और जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य का, राइट। और संवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं व्यवस्थापन संबंधी या विधायी शक्तियों में
भारतीय संसद जो है वह संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों ही विषयों पर उसको कानून बनाने का अधिकार होता है। इवन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, लॉ मेकिंग का कार्य कर सकती है। कब करती है इसको अगर डिटेल में हम पढ़ें तो पता चलेगा। इम्पोर्टेंटली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर कोई विषय राज्य सूची में आता है किंतु अगर एक से अधिक, एक या दो से ज़्यादा राज्य मिलकर अगर संसद से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उक्त विषय पर कानून संसद में बनाया जाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर जो कि राज्य सूची में आता है कानून बना सकती है। या राज्यसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची का कोई विषय अगर संसद के सम्मुख रखे कानून बनाने के लिए, तो उस विशेष विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो इस तरह से व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ उसकी असीमित है। फिर वित्तीय कार्य, फिनेंशियल पावर्स या फंक्शन क्या है? भारतीय संसद भारत के संपूर्ण फिनेंस पर कंट्रोल करती है, यानी वित्तीय नियंत्रण जो है वो संसद के हाथ में है। हमारे यहाँ पर जितने भी जो अनुदान मांगे हैं, जो ग्रांट्स होती है, वो संसद में स्वीकृत होने के बाद ही, आपको पता है कि वार्षिक बजट जो होता है, एनुअल बजट संसद में पारित होता है और संसद के बाद पारित होने के बाद ही उस बजट को पूरी फाइनेंशियल सीजन के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा जो टैक्सेज हैं, कौन सा कर लगेगा, वो कर लगाने के प्रस्ताव भी संसद से पारित होते हैं। राष्ट्रीय वित्त पर जो खर्च होता है ना, कितना खर्च होना है, ये सारी जो मांगे होती है वो कहीं ना कहीं उस पर संसद का कंट्रोल होता है और हर वित्तीय व्यवस्था पर संसद के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही वह देश पर लागू की जाती है। देन आगे आता है कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूशन पावर्स जो है वो क्या है? हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है यानी जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जो होती है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लाइबल किसके प्रति होती है? उसकी लाइबिलिटीज होती है संसद के प्रति। यानी संसद में जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है तभी तक मंत्रिमंडल अपने पद पर रह सकता है। अगर लोकसभा में वह अपना विश्वास खो दे तो मंत्रिमंडल को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। यानी एक तरह से आप ये देख लीजिए कि सरकार, लोकसभा अगर चाहे तो सरकार को पद से च्युत कर सकती है, हटा सकती है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल पर संसद का पूरा कंट्रोल होता है और वह अपने पावर्स द्वारा, जैसे उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, संसद में ही संसद के सदस्य निंदा प्रस्ताव पारित करके, काम रोको प्रस्ताव पारित करके और यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार पर नियंत्रण रहते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिमंडल गया, सरकार अपने पद से गई। ठीक है। वहीं बजट में भी वह अनुदान मांगों की अस्वीकृति या स्वीकृति कर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह से वह अपने इन एजुकेशन पावर्स के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं, मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाते हैं और नियंत्रण में रखते हैं। तो कंट्रोल जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी पार्लियामेंट के पास होता है। उसके बाद राज्यों से संबंधित शक्तियाँ, स्टेट के बारे में भी काफ़ी जो पावर्स होते हैं वो संसद के पास होते हैं। जैसे वह राज्यों की इच्छा के विपरीत जाकर भी उसकी सीमाओं या उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का अगर नाम परिवर्तन करना है या उसका जो एरिया है, उसकी जो सीमा है वो परिवर्तित करनी है तो संसद में हो सकता है। किसी स्टेट को छोटा कर दिया, किसी स्टेट के 1 से 2 स्टेट बना दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। नए राज्यों का निर्माण, जिसमें नए राज्य का निर्माण या किसी पुराने राज्य को समाप्त करके 2 नए राज्य बना दिए गए। अभी आपने लेटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के उदाहरण आपके सामने है। इसके अलावा भी एमपी से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, यूपी से टूटकर जो है वो उत्तराखंड बना है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो ये सारे के सारे जो पावर्स हैं वो संसद के पास होते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ, पार्लियामेंट में ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं। अगर संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करना हो तो वह पार्लियामेंट के पास
पावर होता है और पार्लियामेंट ही उसको कर सकती है। बहुत बड़े भाग में एक संसद के दोनों सदन मिलकर संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने अमेंडमेंट प्रोसेस अगर पूरा पढ़ा हो तो आपको पता है कुछ ही ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभाएं होती है, उनका रोल होता है। वरना बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदन मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं वो कर सकते हैं। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्यों का मतलब यहाँ पे है कि संसद के सदस्य बहुत से निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदन मिलकर विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। उसके बाद संसद के सदस्य, आपको पता हो तो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसके चुनाव भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो अंदरूनी मामले हैं जहाँ पर वो निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हैं। महाभियोग का अधिकार, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको अपने पद से इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वह संसद में ही पूरा होता है। संसद के दोनों सदन महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से च्युत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की सारी व्यवस्थाएं या नीति निर्माण से लेके देश को एक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य जो है, जिसको हम केंद्र में जो शक्ति है जिसको हम कह सकते हैं, तो वह हमारी भारतीय संसद ही है। तो आप इसी तरह से इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, 2 हाउस है, अपर एंड लोअर हाउस। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, हाउस ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। फिर इसके फंक्शंस और कार्य मैंने बताया, लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स मैंने आपको समझाया, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जो अमेंडमेंट्स के रियल में है वो समझाया, जुडिशियल पावर्स हैं, इलेक्टोरल पावर जो निर्वाचन संबंधी कार्य किया जाता है वो है, एंड अदर्स पावर। अदर्स पावर में कुछ आते हैं जैसे स्टेट से संबंधित कार्य भी अनेक बार संसद में हो जाता है। जो मैंने बताया था आपको, जो स्टेट लिस्ट में कुछ चीज़ें होती है वो स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद भी उन पर राज्य का अधिकार होता है, लेकिन राज्यों से संबंध में बहुत सारे अधिकार भारतीय संसद को भी दिए हुए हैं और वो उनको पूरा करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद के जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग कंपोजिशन और उनके अलग अलग पावर्स को समझते हुए हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।